बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नए हफ्ते और नए शो के साथ एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपका जो वीकेंड है वो बड़ा बेहतरीन और अच्छा गुजरा होगा जी। नए हफ्ते की शुरुआत भी आप पुरजोश अंदाज में कर चुके होंगे, क्योंकि लाहौर की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम बड़ा दिलफरेब हुआ है। तो दुआ है आज का दिन आप सबके लिए खुशियों और कामयाबियों से भरा हुआ हो, भरपूर हो। मैं हूँ उज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद है फातिमा तो ज़हरा। और बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा अच्छा आगाज़ हो रहा है इस वीक का। मंडे आती है, एनर्जी भी आ जाती है, खुशी भी आ जाती है, क्योंकि कांटेक्ट होना होता है हमारा अपनी ऑडियंस के साथ भी, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी होती है। तो दिन की शुरुआत हमेशा आपको भी सजेशन है कि मुस्कुराहट के साथ करें, अच्छा और पॉजिटिव सोचते हुए करें, क्योंकि ये दिन को मज़ीद खूबसूरत बना देती है। अगर आज के शो की बात की जाए तो बहुत सी दिलचस्प बातें भी होंगी, कुछ नई मालूमात होगी, हल्की फुल्की खबरें भी होंगी जो आपकी सुबह को और भी स्पेशल बना देंगी। और सबसे पहले मौसम की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि मॉनसून का 8वां स्पेल अब शुरू हो गया है। बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जबकि ये बारिशें कब तक चलेंगी और कहां कहां असर डालेंगी, इस पर भी आपको आगाह करेंगे। बिल्कुल जी। और बारिशों के साथ साथ एक मसला ये भी होता है कि हैजा तेजी से फैलने लगता है जी। आखिर इस बीमारी को डिजीज ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबों की बीमारी ही क्यों कहा जाता है, इसकी असल वजूहात क्या हैं और कुदरती इलाज आखिर किस तरह मुमकिन है, इस पर हमारे साथ मौजूद अमराज मैदा के स्पेशलिस्ट होंगे जो कि हमारी रहनुमाई करेंगे। और इसके अलावा टैलेंट सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की बहादुर खातून प्लेयर से, जिन्होंने इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में दुनिया को हैरान कर दिया और पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद किया। जबकि प्रोग्राम में मुल्की सियासत पर भी बात होगी और आपको बताएंगे कि नए सूबे बनाने की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। सवाल ये है कि क्या मुल्क में मजीद सूबे बनने चाहिए, इससे अवाम को क्या फायदा हासिल होगा, क्या नुकसान हो सकता है, इस पर खुसूसी मेहमान हमें अपनी राय देंगे। साथ ही सितारों की चाल जानना भी कुछ जरूरी है, क्योंकि हफ्ते का आगाज हो रहा है, तो इसी हवाले से टैरो कार्ड्स के बारे में भी बात होगी और इस हफ्ते आपकी किस्मत क्या कहती है, ये जानने के लिए मारूफ टैरो कार्ड रीडर हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। और जहां सेहत की बात है वहां फिर खाने को कैसे भूला जा सकता है। खुराक तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन ये कब फायदा देती है और कब नुकसानदेह बन जाती है, खाने के आदाब क्या हैं, ये सब कुछ आपको बताएंगे नेचुरोपैथी के एक्सपर्ट। इसके अलावा वो खबरें और स्टोरीज जो आजकल सोशल मीडिया पर मचा रही हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। फातिमा से जानते हैं मौसम की सूरत हाल। बिल्कुल जी, चलते हैं और जानते हैं कि जो 8वां स्पेल शुरू हो रहा है, आखिर इसमें मुल्क में क्या मौसम में तब्दीलियां आने वाली। मुल्की मौसमी सूरत हाल से आपको अपडेट करते हैं। आपको बताते चले कि मुल्क भर में मॉनसून का 8वां स्पेल जारी है। हर स्पेल पहले से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरकी पंजाब और खित्ता पोठोहार में बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि आज रात जनूब मशरकी सिंध में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान भी है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की। आपको बताते चले कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। गिलगित का रुख करेंगे, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 15 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सकर्दू की जान भी बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 19 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जन्नत नजीर वाजी आज़ाद कश्मीर का रुख कर लेते हैं और यहाँ पर ज्यादातर जो इलाके हैं वो बादलों की लपेट में रहेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 30 और कम से कम 20 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। श्रीनगर की जानिब भी जाएंगे, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश की पेशगोई भी की है। और अब जिक्र करते हैं कुदरती खूबसूरती से माला माल खित्ते खैबर पख्तूनख्वा का। आपको बताते चलें कि यहाँ पर बेशतर इलाकों में बादलों का राज बरकरार रहेगा। मेहमान नवाजों के शहर पेशावर की जानिब अगर चलें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक
आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। ताहम पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से मोहतात रहने की हिदायत भी जारी की गई है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की बात कर लेते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ सूबे के बेशतर इजला में मतला अबर आलूद रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, जहाँ पे आपको बताएं कि बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहर का ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस्लामाबाद में भी शदीद बारिशें हुई हैं और इसके बाद ये बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 23 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान की जानिब जाएंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 35 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी से डीजे खान तक कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई भी की है, जबकि नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताते चले कि यहाँ पर बेशतर इस्लाम में मतला जज़वी अबर आलूद और मरतूब रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारखान, योब, मुसाखेल, कोहलू, डेरा बुगटी, लसबेला, कल्लात और खुसदार में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। और आखिर में बात करते हैं वादी मेहरान यानी सूबाए सिंध की। तो आपको बताते चलें कि यहाँ पर बेशतर इजला में बादल छाए रहेंगे। शहर कायद कराची की जानिब जाएंगे, जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 27 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि आपको बताएं कि हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा पारा 36 और कम से कम 28 डिग्री रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान ठट्ठा, कराची, हैदराबाद, दादू, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, मट्ठी, बदीन और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मुल्क भर में मॉनसून की 8वें स्पेल ने अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। आपको बताएं कि जनाब अगर देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और पंजाब में तूफानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। और वैसे भी फातिमा अगर आप वेदर चेक करें ना तो पूरे वीक में ही जो है वो बारिशें नजर आ रही हैं। खैर, डेरा इस्माइल खान में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में अब तक 14 अफराद जाँ बहक और 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में मिट्टी के तौदे गिरने से 4 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह और एक मस्जिद शहीद हो गई। पंजाब में मरी से लेकर डेरा गाजी खान तक वक्फे से बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। ऐसा ही है। और NDMA ने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 27 अगस्त तक शदीद बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि 27 से 30 अगस्त के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों में फ्लैश फ्लड, अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग के खदशात भी जाहिर किए गए हैं। और आप सही कह रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं उज़ैर कि 10 अगस्त से ऑनवर्ड बारिशें हो ही रही हैं, है ना? बिल्कुल जी। और दरियाओं की अगर सूरत हाल को भी अगर हम जेर बहस ले आए तो इस वक्त दरिया सिंध में तरबेला डैम मुकम्मल तौर पर भर चुका है, जबकि मंगला डैम की गुंजाइश 75% तक हो गई है। कालाबाग, चश्मा और तोनसा के मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। और दरियाए रावी सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहातों को अपनी लपेट में ले रखा। बिल्कुल ऐसा ही है। कसूर में हजारों एकड़ ज़रई अराज़ी ज़ेरे आब आ चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा देहातों का जमीनी राबता मुनक़ते हो गया है। दरियाए चनाब में भी सैलाबी रैले के बायस सियालकोट और गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और रावी में आइंदा 48 घंटों के दौरान पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डेप्यूटी डायरेक्टर इरफान विक साहब। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। फरमाइएगा कि मुल्क भर में मॉनसून की 8वें स्पेल की तबाहकारियां हम देख रहे हैं। इस वक्त कौन से इलाके हैं जो कि इस 8वें स्पेल में सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं? आइंदा 24 से 48 घंटे में ये वेदर अब मशरकी इलाकों पर ज्यादा होगा, जबकि जो मगरबी इलाके होंगे वहाँ पर इसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। सही। और मशरकी इलाकों में ये शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके होंगे, खास तौर पर गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हैवी शावर होंगे।
अगले 24 से 48 घंटे में, जिसके बायस यहाँ के नदी नाले जो है उनमें तगयानी आने का अंदेशा है। अच्छा। इसके अलावा जो ईस्टर्न रिवर्स होंगे उनमें भी मजीद पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। ठीक है, ये तो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। इरफान साहब, अगर आप ये भी बता दें कि स्पेल ये वाला कब तक जारी रहने का इम्कान है, बारिशों की शिद्दत की अगर हम लोग बात करें तो वो कितनी हो सकती है, और जैसे आपने कहा कि 24 से 48 घंटों में कुछ जो अलर्ट्स जारी किए जा रहे हैं, ये किन हिस्सों में किए जा रहे हैं? ज़्यादा खतरनाक कौन से ऐसे एरियाज हैं इस कंट्री के, पाकिस्तान के, जो कि मुतासर हो सकते हैं इस स्पेल से? देखिए, ये जो अभी जो स्पेल है ये बहुत जो मगरबी इलाके हैं वहाँ पर काफी वीक हो गया है, ठीक है। लेकिन मशरकी इलाके जिसमें शुमाल मशरकी पंजाब के इलाके खास तौर पे शामिल हैं, इन इलाकों में हम देख रहे हैं कि ज्यादा मूसलाधार बारिश जो है ना वो दोबारा से होगी। अच्छा। आज और कल अगले 2 रोज में 24 से 48 घंटों में जो है ना, देखिए जो बादल हैं वो बरसेंगे, जमकर बरसेंगे हमारे जो अच्छा। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, कश्मीर के इलाके होंगे, गुजरांवाला के भी इलाकों में, साथ जो मुल्का इलाके होंगे दौरान शदीद अच्छा इरफान मूसलाधार साहब, ये भी बारिश। बता दीजिएगा, जैसे हमने देखा है कि स्पेल में सियालकोट को और गुजरात को हाई अलर्ट कर दिया गया है, उसमें भी कुछ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मौसमी तब्दीली इफेक्ट कर सकती है इन सिटीज़ को, तो वो खतरात किस हद तक हैं? और थोड़ा ये भी बता दें कि अर्बन फ्लडिंग और जो फ्लैश फ्लडिंग है वो किन एरियाज में ज़्यादा खदशात हैं उनके? ये अभी अर्बन फ्लडिंग का जो अंदेशा है ये होगा हमारा गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला और इससे मुल्हिका जितने भी इलाके होंगे, और लाहौर में भी जो है ना हम तेज बारिश देख रहे हैं अगले 24 से 48 घंटे। तो ये इन इलाकों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा है, जबकि रावलपिंडी में भी जो है ना वो तेज बारिश हो जाएगी, इससे रावलपिंडी में भी अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा रहेगा अगले 24 से 48 घंटे। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, भारत की जानिब से मुख्तलिफ दरियाओं में पानी छोड़ा गया है। इस वक्त अगर हम देखें तो दरियाओं और डैम्स की मौजूदा सूरत हाल क्या खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है? देखिए, वहाँ पर जो दरियाओं में है पानी तो जो है वो मीडियम से हाई फ्लड लेवल पे है, तो जो अगले 24 से 48 घंटे हैं, जैसे ही इनमें बारिश होगी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस के पानी में के बहाव में मजीद इजाफा जो है ना वो हो सकता है। अच्छा विर्क साहब, ये भी बता दीजिए लास्टली कि 27 से 30 अगस्त के दौरान सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों की सूरत हाल किस हद तक खतरनाक हो सकती है? हमने पिछले स्पेल में भी देखा था कि कराची बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा था, तो मिनी पाकिस्तान के हवाले से क्या कहेंगे आप, वहाँ क्या होने वाला है इस स्पेल में? देखिए, अभी जो है साउथ में जो है वो लग रहा है कि ये वाला जो स्पेल है ये कमजोर हो गया है। अच्छा। और जनूबी इलाकों में इसकी इतनी शिद्दत नहीं रहेगी जितनी शिद्दत पहले थी। अब ये काफी हद तक जो है ना वीक हो गया है, कम हो गया है। इसलिए हम ये देख रहे हैं कि साउथ में ये जो है ना, ये अगर इसने बारिश की तो ये मॉडरेट होगी या थोड़ी बहुत बारिश होगी, बहुत ज्यादा शदीद बारिश जो है ना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि जनूब की सिमत में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा बारिश एक्सपेक्ट नहीं की जा रही कराची और सिंध में। इरफान हमारे साथ मौजूद थे, हमारी रहनुमाई कर रहे थे और बता भी रहे थे कि दरियाओं और डैम्स की सूरत हाल क्या है, कितना पानी मौजूद है और किन किन इलाकों में शदीद बारिशें बरस सकती हैं। और खास तौर पर लाहौर में उन्होंने जिक्र किया कि 24 से 48 घंटे के दौरान तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है, है मेरी तो तैयारी अच्छी है, गर्मा गर्म खाने भी खाएंगे, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो कुछ ऐसे एरियाज में रह रहे हैं जहाँ पर रिस्क हो सकता है, प्लीज उनको ही सजेशन है कि आप लोग सेफली। और अच्छा सुनने को कानों में ये बात लगी है कि इरफान साहब ने कहा है कि इस दफा का जो स्पेल है वो ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, तो होपफुली जो हमने पिछली दफा नुकसानात देखे हैं जानी भी माली भी, उससे हम लोग महफूज रखेंगे और जो अब्र रहमत बरसती है जाहिर सी बात है उसको एंजॉय किया जाएगा। और लाहौर का तो वैसे भी उज़ैर मौसम बड़ा ठंडा और खूबसूरत हुआ है। हम ब्रेक लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। आप भी एंजॉय करें जी, साथ रहें, देखते रहें सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। आपको बताते चले नाजरीन के सेहत पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गई है, तो सेहत पर ही बात करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। बारिशें और कुदरती आफात जहां तबाही मचाती हैं, वहीं हम देख रहे हैं कि मुतासरा इलाकों में लोगों की जिंदगी भी मफलूज होकर रह जाती है और ऐसे हालात में हैजा और दीगर बीमारियां तेजी से फैलने लगती हैं। 2022 के सैलाब के बाद पाकिस्तान में हैजे के 3,70,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए थे और आलमी अंदाजों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जनवरी 2023 से जुलाई 2025 तक हर साल औसतन 21,000 से ज्यादा अफराद हैजे में मुब्तला हो रहे हैं। बिल्कुल जी, और आलमी इदारे सेहत की जानिब से हैजे को पसमानदा इलाकों की बीमारी करार दिया गया है, यानी ये बीमारी ज्यादातर उन इलाकों में फैलती है जहाँ बुनियादी सहूलियात का फुकदान होता है, साफ पानी मुयसर नहीं और सफाई के इंतजामात नाकाफी होते हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 40 लाख लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
बिल्कुल, और ये काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। इसी खतरे से निपटने के लिए WHO ने आलमी टास्क फोर्स कायम की है, जिसमें 50 से ज़ायद इदारे शामिल हैं, जिनका मकसद ये है कि 2030 तक हैज़े से होने वाली अमवात को 90% तक कम और 20 मुल्कों से इस बीमारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। इस मिशन के तहत पाकिस्तान में भी आलमी इदारा सेहत के ताउन से खुसूसी मंसूबा शुरू किया जा चुका है। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर अमराज मेदा, डॉक्टर मोहम्मद अली रशीद साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि हैज़े की जो बीमारी है ये मॉनसून के सीजन में ही बहुत ज़्यादा क्यों फैलती है? इसके मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ क्यों जाते हैं मॉनसून सीजन में? देखिए जी, मॉनसून के सीज़न में सबसे पहले तो ये बीमारी के बारे में पता होना चाहिए कि ये बीमारी बेसिकली कंटामिनेटेड वाटर की वजह से, गंदे पानी की वजह से और पुअर सैनिटेशन की वजह से। तो मॉनसून के सीज़न में यूजुअली सैनिटेशन के मसले बढ़ जाते हैं, अब पड़ा हुआ पानी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये कोशिश करनी है कि पानी पीने का पानी साफ़ होना चाहिए। ठीक है, सही। या तो मिनरल वाटर हो, नहीं तो हम उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह उबाल ले, ठंडा कर ले, फिर इस्तेमाल कर ले। तो ये कॉमनेस्ट जो सीज़न है मॉनसून ही है, लेकिन ये सारा साल हो सकता है इससे। अच्छा, ये भी बताएगा डॉक्टर साहब, हम ब्रेक में भी आगे बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ चीज़ों से ये फैल रहा है, खासतौर पर पानी इसका जरिया है, जिसकी वजह से आपको हैज़ा हो रहा है, मेदी की और बहुत सी बीमारियां होती हैं मॉनसून के सीजन में। और हम ये लोग भी देखते हैं कि जब लोग फ्रूट्स लेने जाते हैं, तरबूज लेने जाते हैं, तो उसको कट करके ले आते हैं। आपने बताया कि वो भी डैमेज करता है। इसके अलावा वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बीमारी फैल सकती है? अगर आप कोई 5-7 पॉइंट्स हाईलाइट कर दें। देखिए, बेसिकली तो पानी का जो इस्तेमाल है वो हमारे हर किसी खाने में, पीने में, खाने पीने का हर अशिया में इस्तेमाल होता है। जी। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि जितने भी अशिया में पानी का इस्तेमाल होना है तो उसने वो वजह बननी है। हम फ्रूट्स खाते हैं, हम धो के इस्तेमाल नहीं करेंगे साफ पानी से, जी, तो वो वजह बनेगी। सब्जियां नहीं धोते साफ पानी से, वो वजह बनेगी। हंडियां में डालेंगे, साफ पानी नहीं होगा, वो वजह बनेगी। तो ये जितने खाने पीने के सोर्सेज हैं वो वजह बनेगी। पानी का गिलास पड़ा हुआ है, वो ओवरनाइट पड़ा रहा है, पानी की बोतल खुली हुई है, वो पड़ी रही है ओवरनाइट, तो इस्तेमाल नहीं करनी। तो उसलिए ये तो पानी जहाँ जहाँ इस्तेमाल होगा, और ख़ास मानसून के सीज़न में और ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि एक सैनिटेशन के भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो उसमें सैनिटेशन के मसले में पाइपलाइंस ख़राब हैं, पानी घर वाले जो टैप वाटर यूज़ करने से वो ये मसले मसाइल आजकल तो जगह जगह जी खुदाई हुई है, बिल्कुल पानी की पाइप डल रहे हैं, वो सीवरेज के डल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मसाइल है। बिल्कुल इस सीज़न में और ख़ास तौर पे जब ये काम चल रहे हो तो ये एहतियात ज़्यादा करनी पड़ेगी। बिल्कुल एहतियात का जो आपको लेवल अब बढ़ा देना चाहिए। डॉक्टर साहब ये भी कहिएगा कि हैज़ा जो है ये कितनी देर में इसको ट्रीट किया जा सकता है और बेहतरीन इसका तरीका क्या है, और अगर इसे ना बर वक्त आप हैंडल करें कितना वर्स्ट हो सकता है? बिल्कुल, हैज़ा एक जानलेवा बीमारी जानलेवा बीमारी है बच्चों में, और जो बुजुर्ग अफराद हैं, बिल्कुल लूज मोशन आना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना और पानी की कमी होना। अगर पानी की कमी इस हद तक वाक़या हो जाए कि बंदा फुली डिहाइड्रेट हो गया है तो ये बंदा शॉक में जा सकता है। और जब बंदा शॉक में चला जाता है तो उसका एक्यूट रीनल फेलियर है और उसके साथ वो डेथ भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि मतलब आप खून की कमी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन पानी की कमी की होगी तो फिर नहीं आप सर्वाइव कर सकते। तो इसका बिल्कुल आसान टोटका ये है कि अगर किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो गए, सबसे पहले तो पीने का पानी साफ यूज करना शुरू कर दे। सही। और ORS एक घरेलू टोटका है, ORS बना ले। सारा दिन में जितना पानी पीना है ORS वाला पानी ORS पीना है। अगर पानी की कमी पूरी होगी, रिहाइड्रेशन हो गई, तो ये कोई मरज़ नहीं है। उसके साथ भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। आपको पता है कि ये बैक्टीरिया है विब्रियो कॉलरिया, ये उससे फैलता है। अगर विब्रियो कॉलरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक दे दी है, रिहाइड्रेशन के लिए हमने ORS दे दिया है, साफ पानी दे दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। एंटीबायोटिक्स की बात की, हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग ना अगर जरा से इनको अलामात शो हुई हैं तो वो खुद से कोई ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। कोई घर में फक्की फुकी पड़ी है वो खा लेंगे, मेडिसिन हैं तो वो बहुत ज्यादा मिकदार में खाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर के पास इस बीमारी में जाना कितना जरूरी है, या घर में ORS पी के आप ट्रीट? नहीं, बिल्कुल। अगर आपकी वॉमिटिंग सेटल नहीं हो रही है, लूज मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है, तो 100% डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको रिहाइड्रेट करेगा, एंटीबायोटिक्स देगा, एंटीएमेटिक्स देगा, उल्टी को रोकने के लिए दवाइयाँ देगा। तो ये ऐसी बीमारी है जिसको इजीली रोका जा सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे जो मैंने पहले भी बताया कि बच्चे हैं, बड़े हैं, इनको तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाना। डॉक्टर साहब इस डिजीज को कर्टेल करने के लिए हम देखते हैं आलमी इदारा सेहत बड़ा एक्टिव है और ख़ास तौर पर मंसूबा पाकिस्तान में शुरू किया जा रहा है। कितना बेनिफिशियल हो सकता है ये हैज़े के खात्मे के लिए पाकिस्तान? बिल्कुल। देखिए, आपके इस वक्त पाकिस्तान में ना एक सैलाब का भी एक रेला आया हुआ है पूरा नॉर्दर्न एरियाज में, स्वात एरिया में, बाजोड़ हो गया, बुनेर हो गया। देखिए, अगर ऐसी नेचुरल डिजास्टर्स रहेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा, सही।
वहाँ सैनिटेशन के मसले तो पहले से बढ़ जाएंगे ना। बिल्कुल। पीने का पानी अवेलेबल नहीं तो साफ कहाँ से आएगा। तो इसमें तो इक़दाम करने की ये ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म हम इक़दाम करेंगे ताकि पीने का साफ पानी हर घर में वो क्या अवेलेबल हो सकते हैं डॉक्टर साहब? वो पीने का साफ पानी है, फिल्टर्ड वाटर है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हर जगह पे हर एक सोसाइटी में कॉमन एरियाज में लगाए जाएं ताकि लोग पीने के लिए और हंडिया में डालने के लिए यही पानी इस्तेमाल करें। तो इसका आउटब्रेक रोका जा सकता है। डॉक्टर साहब ये भी अगर थोड़ा सा आप ऐड कर दें कि जो पानी घर में जमा हो जाता है, मॉनसून का तो एक हम देखते हैं मौसम ही ऐसा होता है कि अगर टब में भी कोई पानी है, किसी बच्चों को आपने नहलाने के लिए पानी रखा हुआ है, वो भी पड़ा पड़ा इतना गंदा हो जाता है और फिर माएँ उससे बाज दफा शावर दिलवा भी देती हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए पीने ये जो शावर का है, अगर पानी मुंह में ना जाए तो कोई और तरीका कार नहीं है अच्छा ठीक है। इसके फैलने का। अच्छा जब ये हमारे मुंह में जाएगा, मैदे में जाएगा तो फिर ही जाके ये इन्फेक्शन करेगा। उसके अलावा नहाने से मसला नहीं है, लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि पानी हर किस्म का साफ ही होना चाहिए। ठीक है। और ये मॉनसून के सीजन में ही हैजा ज्यादा फैलता है? मॉनसून के सीजन में फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। लास्टली डॉक्टर अच्छा। साहब क्या आप सजेस्ट करेंगे देखने वालों को, ऑडियंस को, ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं पानी के अलावा भी जो वो इख्तियार कर सकते हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई इस मसले का शिकार हो गया तो घर में आप इनिशियल स्टेज पे उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल जैसे कि आपने पहले खुद कह दिया कि पीने का साफ पानी होना चाहिए। जी। सब्जियां, फल, फ्रूट सारे धो के इस्तेमाल करें जी। साफ पानी से। हंडिया में साफ पानी डालें। घर का जो सैनिटेशन सिस्टम है वो परफेक्ट होना चाहिए। जो वाटर टैंक हम यूज़ करते हैं उसकी पीरियडिकली सफाई होनी चाहिए। उसकी तो साला साल होती ही नहीं है वो डॉक्टर साला साल सबसे सफाई अहम चीज। वो उसकी वाटर टैंक की पीरियडिकल सफाई होनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को ये लूज मोशन स्टार्ट है, वोमिटिंग अच्छा। स्टार्ट है तो वो ORS यूज़ करें। ठीक है। अगर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, सेटल नहीं होता, तो करीबी डॉक्टर को हर फौरन से पहले वहां से फौरन रुजू से किया जाए। पहले बहुत जाना चाहिए। शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद अली खुर्शीद Thank you साहब very हमारे साथ मौजूद थे। इतनी उन्होंने रोशनी डाली है, तमाम तफसीलात हमें बताई, और ये बड़ी उम्दा बात उन्होंने की है उज़ैर कि आपका जो टैंकी होती है घर की जिसमें पानी होता है Neglect वो करते हैं एटलीस्ट लोग उसकी उसे। सफाई हो, क्योंकि अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं, कोई भी चीज़ पानी से अपनी तरफ से वॉश करके खा रहे हैं, लेकिन जर्म्स लगे हुए हैं, अगर पानी ही गंदा है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमें सफाई बिल्कुल का आप खास फिल्टर ख्याल वाटर से कोशिश करें उसे जी। यूज करें, और अगर आप मिनरल वाटर नहीं भी आप इस्तेमाल करें तो आप उबला हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक जी। अरसे से चलता आ रहा है। और इसी तरह से हम अपने मैदे का जो है वो महफूज भी रख सकते हैं, हैजे से भी बच सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं, इसे ऐसा घर ही। कहा जाता है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, स्टे विद अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कुछ टैलेंट के हवाले से। तो पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में किसी से पीछे नहीं है, जहां पर हमारे मर्द हजरात अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं, वहीं पर खवातीन भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने में पेश हैं। हाल ही में मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खातीन प्लेयर्स तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। दोनों खिलाड़ियों ने मजमूई तौर पर 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल करके पाकिस्तान का नाम दुनिया में फख्र से बुलंद किया। और इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये दोनों बहनें हैं, और माशाल्लाह। इनमें से एक कोच है और एक बिल्कुल उसकी ऐसे ही है शागिर्द भी जी। है। और बहुत कुछ और भी है जो हम सारे राजों से हमने उज़ैर अभी पर्दा नहीं उठाना, वो आहिस्ता आहिस्ता हम खोलेंगे ये तो मैंने राज़ है। कर्टन रेजर किया ना थोड़ा जी सा। जी जी। तो ये भी पता चले कि दुनिया के 35 ममालिक के तकरीबन 6,500 खिलाड़ी थे जिन्होंने इसमें इस चैंपियनशिप में शिरकत की थी। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया है। शानदार कारकर्दगी पर मलेशिया के ग्रैंड मास्टर ने तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा को ट्रेनिंग की दावत भी दे दी है, यानी कि बहुत कुछ अभी ऐसा है जो मजीद भी होने वाला है इनकी जिंदगी अल्लाह जी। में। और इस वक्त बासलाहियत और टैलेंटेड प्लेयर तैयबा अशरफ और सुंबुल फातिमा हमारे साथ मौजूद जी। हैं, उन्हीं से डिस्कशन करते हैं, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। वेलकम टू सुनो Welcome, पाकिस्तान बोथ तैयबा ऑफ और यू। सुंबुल दोनों को। सबसे पहले तो आप बताएं ना, आप कोच भी हैं सुंबुल की, तो एक पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद वसूल करें हमारे प्लेटफॉर्म से। जी जी। बताएं कि कितना आपका प्राउड फील होता है अपनी इस कामयाबी पे, और जब आपने ये ट्रेनिंग की और कभी आपने ये इमेजिन किया था कि आप इस लेवल को टच कर पाएंगे? बिल्कुल इमेजिन तो किया था इंशाल्लाह, क्योंकि जब तक अज़म ना हो तब तक हम पहुंच नहीं सकते। Exactly. तो ये अज़म नहीं है कि यहाँ तक पहुंचना था, अभी तो बहुत सी मंजिलें बाकी हैं मेरे ख्याल से। ये हमारा फर्स्ट जो है वो स्टेयर है जिस पे हमने पाँव रखा वेरी है। नाइस। वो तो माशाल्लाह से बैचेस वगैरह देख के नजर भी आ रहा है। तैयबा ये भी कहिएगा, अभी जैसे उज़ैर ने आपसे पूछा ना कितनी एक्साइटमेंट है, तो बीइंग अ गर्ल मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है जब मैं माशाल्लाह हमारी खवातीन को देखती हूँ। वो इतने जबरदस्त अंदाज में मुल्क का नाम रोशन ना सिर्फ ये कि कंट्री के अंदर रहते हुए बाहर जाके करती हैं। ये हमें बताएं कि जैसे आपने कहा कि जो विजन तो पहले से क्लियर था, ट्रेनिंग में मुश्किलात का कितना सामना करना पड़ा था? बेशक आप दोनों बहनें हैं, यकीनन एक लंबा सफर होता है ना अपने आप को मनवाने के लिए। अभी तो अच्छी चीजें पॉजिटिव सामने आ रही है, लेकिन आगाज की मुश्किलात के बारे में पॉजिटिव तो थोड़ा सामने आ बताएं। रही है, जितनी आप एक्साइटेड हैं मुझे लग रहा है किक भी इधर से आ सकती है। फरते जज्बात में फीमेल्स को नहीं मारते जी। मुश्किलात की आपने बात की है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी।
और ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कोई कोच नहीं है, कोई नहीं है। अगर कोई हमारे पास वेन्यू भी नहीं है ना, तो हमारे घर में हमारे पास सैंड बैग्स हैं, हम उधर ट्रेनिंग करते हैं। आपका कोच नहीं तो आप किस तरह से आपने ये सारा कुछ सीखा? बस यही है, कभी यूनिवर्सिटी में गए तो यूनिवर्सिटी में कोच आ गया। बेसिक ताइक्वांडो का कोच नहीं है, यूट्यूब कोच है मेरा। अच्छा, ओके, ग्रेट। कराटे के कोच थे कुछ मेरे। अच्छा भी हो रहा है यूट्यूब से। यस, यूट्यूब पे है अच्छा, सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ें हैं अगर हम अच्छे में लेके जाएं तो। ठीक है। मुश्किलात जो हैं वो स्टार्टिंग में जब हमने जाना था, मैं 2019 से इंटरनेशनल चैंपियन हूँ कराटे की, जिसमें इंडिया को डिफीट कर चुकी मैं गोल्ड मेडल। अरे वाह वाह, आज तो अच्छी बातें ही है बस। सब्र रखा मैंने फिर भी कि चलो कभी ना कभी तो होगा। ये पहली दफ़ा है जो हम सामने आए हैं, नज़र आए हैं। लेकिन उसमें ये था कि जाने से पहले भी बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि आप लोगों ने शायद अप्रोच ही नहीं किया होगा, ना स्पॉन्सर्स के लिए ना हुकूमत को। हम लोगों ने बहुत अप्रोच किया, अच्छा। जाने से पहले भी अच्छा। और आने के बाद भी अप्रोच किया है हुकूमत। लेकिन सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से बहुत ज़्यादा हमारी तवक्कात हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करेंगी और आगे सपोर्ट भी करेंगी, क्योंकि देखिए एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल होता है एज स्पोर्ट्स जो हमारी कल्चर है उसके अंदर भी निकलना, और दूसरा ये कि बाहर के मुल्क जाना। और अपने ऑन पे सिर्फ हम 2 फीमेल्स ही थी, और जो हमारे साथ लोग गए थे उन्होंने तो बहुत हमें जो कहते हैं ना अच्छा। लेग पुलिंग भी की और हमसे पैसे भी लिए, हालांकि उनके पास स्पॉन्सर था। अच्छा, और ये बताया नहीं है? बताया ये अब नहीं। नेशनल टेलीविजन पे पोल खुल गई है ना? वो वहाँ खुली है, ये मैं कहने लगी थी वहाँ खुली है। वहाँ जाके उन्होंने बोला जी मेरे पास तो फुली फंडेड था जी, अच्छा। मुझे पूरी जो है वो स्पॉन्सरशिप मिली थी। उसके बावजूद हमसे 1,50,000 लिए। उसके बाद हमसे भी बाद में जाके बल्कि होटल उल्टा ब्लैकमेल किया कि अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, और आप अच्छा, जाके अच्छा। दिखा दें, फिर आप कैसे खेल लेंगे। जबरदस्त। अच्छा तैयबा, आपसे तो हम बातें कर रहे हैं, सुंबल आप हमें बताएं, ये इस अचीवमेंट के बाद हमने देखा है कि जो मलेशिया के वहाँ पे मास्टर हैं उन्होंने आप लोगों को ट्रेनिंग के हवाले से भी बोला है कि जी हम ट्रेनिंग देंगे, तो ये कैसे तासुरात है जाकर अपने आप को मनवाना और ऐसे मनवाना कि अगला बंदा भी आपको गर्विदा हो जाए? बिल्कुल ऐसा था, क्योंकि जब मेरी फाइट हो रही थी तो मिस तैयबा मेरे पीछे बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे गाइड करी थी। जारी सी बात है कोच है, मैं सदके मिस तैयबा अपनी बहना को है माशाल्लाह। जब देखिए, मेरी बहुत बहन नहीं है कोई, अब मैं किसी को मिस नहीं कह किस्मत है। देखें देखिए जब कोच उसका की कोच बात आ नहीं था, जाती उनको तो कोच मिला ना कम से कम। बिल्कुल सही बात है जी। मैं खुश नसीब हो गई, मुझे कोच भी मिला और सिस्टर तो है ही है माशाल्लाह। तो उस टाइम पे ये था कि जब ये मुझे गाइड कर रही थी पीछे से कि ऐसे खेलो ऐसे खेलो, तो तब उन्होंने किया ना, ग्रैंड मास्टर। हाँ ग्रैंड मास्टर ने तब देखा जी। उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि आप आए हमारे क्लब आए, अच्छा। आपको जो है वो उन्होंने हमें पे भी किया, हमें शील्ड अच्छा, दी, अच्छा, अच्छा। हमें मास्टर अप्रिशिएट का किया, टाइटल, मास्टर का सर्टिफिकेट टाइटल दिया। भी वो दिया। कहते हैं ना, फिर हीरे की कदर जौहरी को ही होती है, वो अच्छे जौहरी हैं, बिल्कुल फिर हम ये ऐसा कह ही सकते हैं। तैयबा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अभी हमें बता रही थी कि आपने वर्चुअली भी जो है ये मुकाबला विन किया। ये बताइए कि एक तो फिजिकली हरीफ आपके अंदर साथ मौजूद हो, लड़ हो, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वर्चुअली ये कितना मुश्किल था और ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? ये कौन सी कैटेगरी है? ये लेटेस्ट कैटेगरी है जो अभी तक पाकिस्तान से किसी ने भी नहीं खेली। अच्छा। खेली तो दूर, गोल्ड मेडल भी किसी का भी नहीं आया। तो मैं खेलने के साथ साथ गोल्ड मेडल भी लेके आ चुकी हूँ। माशाल्लाह। वो हम देख रहे हैं, ये सामने पड़े हुए हैं सारे। बिल्कुल। तो ये बहुत मुश्किल होता है, आपके सामने कोई हरीफ हो तो उसमें तो बहुत आसान होता है कि उसको मारना है, लेकिन ये वर्चुअली होता है कि शैडो होता है, कभी वो पीछे जाता है, कभी वो मतलब हमारे सर्कल में घूम रहा होता है और हमें बहुत मुश्किल से करना होता है इसको। और दूसरा ये हवा में किक करनी होती है। हम आम तो अगर पैड्स पे कर रहे हैं किक तो वो तो आसान होता है कि किसी चीज पे फिजिकली हिट हो रहा है, लेकिन जो हवा में करते हैं उसमें मसल स्टीयर हो जाते हैं। और मेन जब पॉइंट हवा में इसमें करते ये भी है कि इसमें वेट कैटेगरी नहीं होती है, इसमें एज कैटेगरी होती है। अच्छा। और इसमें मेल भी होते हैं, और Gender मेल भी की आपको होता पता है हाइट भी ज्यादा होती है, उनकी किक की वो और स्ट्रेंथ हम भी ज्यादा obviously होती है। मेल्स ही थे। हाँ, हमारे लेकिन में जबरदस्त almost बात है कि सारे आप लोगों ने males ही इतने थे। अच्छे अंदाज में नाम रोशन किया है। आप हमें जरा बताएं सुंबल कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? जैसे माशाल्लाह इधर तो निकाह भी हुआ है, ये बड़ी अच्छी बात है कि निकाह के बाद भी आप लोग ना इसको प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं मजीद मेडल्स भी। आपके क्या प्लान? प्लान्स आगे इंशाल्लाह ओलंपिक्स के हैं। अच्छा, ओलंपिक्स में जाने के बच अच्छा सा हमें स्पॉन्सर मिल जाए, जिसकी वजह से लास्ट टाइम हम लोग बहुत डिस्टर्ब भी रहे, हमारी ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से, क्योंकि वो सब कुछ हम खुद देख रहे थे, मैनेजर भी हम खुद थे अपने, हाँ। तो इस वजह से हमारी ट्रेनिंग भी डिस्टर्ब हुई। मैं बस नेक्स्ट टाइम हम ये चाहते हैं कि हमें एक अच्छा Focus स्पॉन्सर हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग पे फोकस करें, आप अपने काम पे फोकस करें जो आपका, और हम जो है रिक्वेस्ट कर देते हैं जितने भी साहिब इख्तियार लोग हैं, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो कि सपोर्ट करते हैं, आपको पता है प्रमोट भी करते हैं,
जनाब आप आगे आए, सब कुछ हम हुकूमत पे नहीं डाल सकते। हाँ। और हुकूमत अब कहाँ तवज्जो दे, बड़ी मसरूफ है, बिल्कुल बहुत ऐसे बहुत ही सारे है। काम और मेरे ख्याल हैं। और में ये सर- वो लोग हैं जो साबित करके आए हैं हाँ ये कि आप अगर इन पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई फिक्र करने वाली फिक्र बात नहीं करने है। की बात नहीं। और देखिए एक होता है कि बंदा रिक्वेस्ट करता है ना, अच्छी बात है रिक्वेस्ट करता है, लेकिन यार ये हमारे अपने लोग हैं, हमने इनके लिए करना है। लाइक आप थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं तो मुल्क का नाम जब रोशन होगा उससे आपका दिल कितना ज्यादा बड़ा होगा ये आप खुद सोचें। और प्लीज तैयबा और सुंबल को सपोर्ट करें ताकि हमारे मुल्क का नाम मजीद रोशन हो और अगली दफा जब भी आए तो टेबल पे मजीद गोल्ड पड़े हों। बहुत शुक्रिया जी तैयबा और सुंबल, आप दोनों Thank you का so much. वक्त की कमी का सामना है, वरना मेरा तो दिल नहीं कर रहा, मैं तो ब्रेक्स में भी इनसे बातें करूंगी ढेर सारी। आप लोग एक ब्रेक रहें, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार मजीद इन्फॉर्मेशन आपका वेट कर रही है। देखते रहें सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की सियासत की। तो एक बार फिर नए सूबे के क़याम के हवाले से बहस शुरू हो चुकी है और मुल्क में 12 से 15 नए सूबे बनाने की बातें हो रही हैं। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौजूदा इंतजामी ढांचा इलाकाई मौशी तरक्की के खलीज को ख़त्म करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। सूबों की आबादी का बड़ा फ़र्क है जिसकी वजह से मौशी मसाइल गंभीर होते जा रहे हैं। बेरोजगारी, गुर्बत और तालीम की शरह में भी नुमाया फ़र्क दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाज़ सियासी जुबात और शख्सियात की जानिब से भी नए सूबे बनाने के पुरजोर मुतालबे सामने आ रहे हैं। हमने देखा है कि सेनेटर फैसल वावडा ने मुल्क में नए सूबों की तजवीज़ देते हुए वाज़ेह किया है कि अगर पाकिस्तान की तरक्की और बका चाहिए तो इंतजामी सूबे बनाने होंगे। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने मुतालबा किया है कि मौजूदा सूबों की शनाख्त बरकरार रखते हुए उन्हें 3-3 नए सूबों में तकसीम किया जाए। जबकि वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने भी नए सूबों के क़याम का मुतालबा करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि सूबा हज़ारा के क़याम से न सिर्फ अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी बल्कि इंतज़ामी मामलात में भी खुश उसलूबी से उसके रिजल्ट आना शुरू हो सकते हैं। मगर ऐसे में पीपल्स पार्टी ने नए सूबे बनाने की तजवीज़ की मुखालफत कर दी है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ये कहते हैं कि सिंध की अक्सरियत नए सूबे नहीं चाहती और सिंध असम्बली ने नए सूबों के लिए कभी करारदाद पास नहीं की और ना ही किसी ने इस हवाले से बात की है। ताहम वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने सूबों के क़याम के हवाले से अपनी ही हुकूमत पर गैर संजीदगी का इल्ज़ाम लगा दिया। वो कहते हैं कि हुकूमत 27वीं तरमीम और नए सूबों में संजीदा नहीं है। इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर डिस्कशन कर लेते हैं। वज़ीर ममलिकत बराए मजहबी उमूर भी जो हैं वो हमारे साथ हैं, खेलदास कोहिस्तानी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये बताइएगा कि मुल्क में नए सूबों के क़याम के हवाले से नई बहस शुरू हो गई है। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून बतौर सियासी जमात नए सूबों के हक में है या फिर उसकी मुखालिफ है? ये आइनी मामला है और ये गुफ्तगू करना इस तरह ये मामला हल नहीं होगा और ना ही ये मामला इसी तरह सादा है। और एक आइन है मुल्क में और इस आइन के तहत जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, जब तक किसी भी सूबे में कोई सूबा कायम होना है या डिमांड आती है वो उस सूबे की सूबाई असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी के बाद करारदाद पास होगी। इसी तरह नेशनल असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इस तरह सेनेट में चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल मरला है। मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमत के पास ऐसा कोई ऑप्शन या डिबेट में नहीं है, ना ज़ेर गौर है ना कोई, क्योंकि इस वक्त तमाम जमातें हमें सपोर्ट भी कर रही है और ये एक कौमी मामला है। इस पे इस तरह मैं समझता हूँ कोई मैं हतमी नहीं कह सकता कि ये आसान काम है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। और आइन के होते हुए इस आइन के ये असम्बलियाँ उसमें मुख्तलिफ जमातों का अपना वर्जन है, तो ये ऐसी बात अभी तक हुकूमती सतह पे कोई ज़ेर गौर है तौर पर अभी आप कुछ नहीं कह सकते इस सवाल से। ये बता दें हमें कि कहा जा रहा है कि महदूद सूबों की वजह से पाकिस्तान का गवर्नर सिस्टम फेल हो रहा है और इंतजामी ढांचे की अगर बात करें तो माशी तरक्की की राह में बड़ी हद तक रुकावट है। ये नए सूबों के क़याम से गुर्बत और बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है, आपको क्या लगता है इस हवाले से और इससे कितना इत्तेफाक करते हैं आप? अपनी ज़ाती राय आपको बता रहा हूँ। एक तो 18वीं तरमीम के बाद वसाइल सूबों के पास चले गए हैं। अब कोई सूबा डिलीवर नहीं करता है या कोई सूबाई हुकूमत उस तरह परफॉर्म नहीं करती है तो ये डिमांड बढ़ती है, लोगों में एहसास महरूमी बढ़ती है। इस वक्त अगर पंजाब में आप देखें कि पंजाब में जो सूबाई वसाइल मिले तो उसके समरात आवाम को मिले हैं, उसकी गवर्नेंस के शक्ल में
जब खादम आला शहबाज शरीफ साहब था या वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा जो काम कर रही है, इसी तरह तमाम सूबाई हुकूमतों को अपना काम करना चाहिए, गवर्नेंस को बेहतर बनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ फिर पब्लिक में ये डिमांड नहीं आएगी। अगर कोई डिलीवर नहीं करता है, इश्यूज़ होते हैं, तो आम आदमी या बिज़नेस कम्युनिटी को इस तरह के सवालात उठाती है। इस वक्त सूबों को खुद मुख्तियारी है, मगर उनके सम्राट सब सूबों को नहीं मिल रहे हैं। जितने वसाइल हैं उतने अवाम उससे मुतमन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक एहसास महरूमी है, और ये 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। वसाइल तो मिल गए हैं मगर अवाम तक वो वसाइल नहीं पहुँच रहे। बिल्कुल, अपनी परफॉर्मेंस को बनाना होगा, चाहे वफाकी हुकूमत है या सूबाई। सर, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने हर सूबे में मज़ीद 3 सूबे बनाने का मुतालबा किया है। हुकूमत अलीम खान साहब के इस मुतालबे को मुस्तरद करती है या फिर हिमायत करेगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ शोबा के लोग ये बात कर रहे हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से बात कर रहे हैं, या अलीम खान साहब एक पार्टी के सरबराह हैं, उसने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। मगर ये एक जमात के मुतालबे से मामलात हल नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। ये कौमी सोच जब तमाम जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, तमाम जिनका मैंडेट है, सूबों में जिनका मैंडेट है, इस वक्त चारों सूबों में चारों जो पार्टियां हैं सबसे बड़ी जमातें हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून, सिंध में पीपल्स पार्टी, KPK में PTI की शक्ल में आज़ाद अरकान जो है, बलूचिस्तान में भी एक मुश्तरका हुकूमत है, एक इत्तेहादी हुकूमत है। तो ये जो मुतालबा मैं समझता हूँ तब करने तक तो ठीक है, डिबेट तक ठीक है, मगर अमली संजीदा तभी ये हो सकती है बातें जब पूरा कोई सूबों से कोई रेजोल्यूशन आए, सूबों से कोई डिमांड आए। असेंबलियों की डिमांड जब तक नहीं है, आइन इस तरह इजाज़त नहीं देता कि कोई शख्स उठ के खड़ा हो जाए और फिर वो सूबे बन जाए। इस तरह मेरे ख्याल में नहीं हो। ठीक है, कोहिस्तान साहब ये भी कहिएगा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार अभी कह रहे हैं कि अभी 26वीं तरमीम हज़म कर रहे हैं, जबकि राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत 27वीं तरमीम और सूबों के क़याम के लिए गैर संजीदा है। हुकूमत की इस गैर संजीदगी की क्या वजह है आपके अकॉर्डिंग, और हुकूमत क्यों 27वीं तरमीम और सूबों के क़याम से मुतालिक गैर संजीदा दिखाई दे रही है? उसमें वजन है। हमने 26वीं तरमीम कोई भी हो, कोई आसान काम नहीं होता है। आप देखें 18वीं तरमीम आई, उसमें बड़ी मेहनत की गई। 26वीं तरमीम के इत्तेफाक के लिए बड़ी कोशिश की गई, संजीदा कोशिशें हुई और उसके बदले में जाके ये हमें कामयाबी मिली। इस वक्त कोई भी 27वीं तरमीम जो है या कोई कानून साजी करने के लिए या तरमीम लाने के लिए कोई ज़ेरे गौर नहीं है जिस फोरम पे मैं भी मौजूद हूँ। और जब ज़ाहिर है हमारा काम है बुनियादी तौर पे आइन कानून साजी करना, आइन में तरामीम करना। अगर कोई भी इस तरह कोई भी कानून में तरमीम होगी तो वो पार्लियामानी पार्टी के अंदर, वो कैबिनेट के अंदर, वो जमातों जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत, कोई भी किसी किस्म का कानून बनाना होता है तो उनको एतमाद में लेना पड़ता है। तो अभी तक ऐसी कोई ज़ेरे गौर चीज़ नहीं है जो 27वीं तरमीम के भाई इस मामले में हर कोई टीवी पे अपने मकसद के, अपने मंशा के मुताबिक बातें कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जिसका कोई वजूद ना हो। उन चीज़ों पे फोकस किया जाए। ये मैं समझता हूँ इस तरह की ख्वाहिशात का इज़हार करना कि ये 27वीं तरमीम, हर चीज़ को 27वीं तरमीम से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, कहीं ना कहीं ये मामला ज़ेरे गौर है, कहीं ना कहीं इस पर संजीदगी से गौर फिक्र हो रहा है, तभी ये बातें जो है वो मीडिया पर भी हो रही हैं और वैसे भी सामने आ रही हैं। ये कहिएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। बज़ाहिर तो PTI सियासी मैदान से आउट ही नज़र आ रही है, हुकूमत का भी यही दावा है। हुकूमत के बकौल जब PTI मैदान में है ही नहीं तो फिर आप लोगों को इत्तेहाद की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? इलेक्शन के बाद हमारी मुसलसल कोशिश रहती है PDM-1 की हुकूमत हो या जो मौजूदा हुकूमत है। जब भी बाई इलेक्शन हुआ है हमने ये एक पॉलिसी बनाई थी जहाँ पे भी दूसरे नंबर का कैंडिडेट होगा उसको ही एक दूसरे की सपोर्ट किया जाएगा। तो पंजाब में मुस्लिम लीग नून के जिन हल्कों में इलेक्शन हो रहा है, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सेकंड नंबर पे है या उनके वोट ज़्यादा है। जहाँ पे अगर पाकिस्तान में कहीं पे भी पीपल्स पार्टी का दूसरे नंबर पे होगा तो ये फार्मूला पुराना है और उसको नई शक्ल में फिर दोबारा इत्तेफाक राय से फैसला किया है पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत ने। और ये सीटें वो हैं जो मुस्लिम लीग नून की पहले भी रही है और इंशाल्लाह अब हमारे हिस्से में आएगी।
ठीक, हिलदास ये भी कहें कि सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद हुकूमत ने सूबों में वसाइल की तकसीम से मुतालिक 11वीं कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दी है और 11वीं हम देख रहे हैं कि NFC कमीशन की ज़रूरत अब पड़ रही है। ये ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी है? ये वसाइल की तकसीम में किस तरह से मौसर साबित हो सकती है आपके अकॉर्डिंग? इस पर भी कॉमेंट कर दें आप। बिल्कुल, ये 29 अगस्त को कमीशन होगा और इसके लिए पहले डिमांड सूबों से भी थी, वफाक की भी ज़रूरत है कि इसमें तवाज़ुन पैदा किया जाए, इसमें बातचीत की जाए और वसाइल जो हैं उनको मुनसफ़ाना जिस तरह फार्मूला है उस पर सबको दिया जाए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। और जब भी हमारी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती है, वो आदमशुमारी का मामला और जो भी कौमी मामला, हमारी हमेशा कोशिश होती है तमाम सूबों को साथ लेकर चारों सूबों को वफाक और हम इत्तेफाक राय से फैसला करते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी एक अच्छा इक़दाम होगा। अच्छा इक़दाम होगा। सर, मुज़ाकरात की बात करें तो PTI का मुतालबा है कि हुकूमत डायलॉग के लिए साज़गार बनाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। हुकूमत के पास ताकत भी है, इख्तियार भी है। क्या हुकूमत मुज़ाकरात के लिए PTI को साज़गार माहौल फराहम करेगी जो वो चाहते हैं? बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब बजट सेशन इख्तिताम में हो रहा था तब खुद वो चल के गए थे असेंबली के फ्लोर पे PTI के बैरिस्टर गौहर साहब के पास, उनको ऑफर दी थी, उनको दावत दी थी कि स्पीकर का चैम्बर हाजिर है, हम उससे बातचीत करने के लिए तैयार है। और फिर तो 13 और 14 की दरमियानी शब जो 14 अगस्त का जो मेन प्रोग्राम था इस्लामाबाद में, उस प्रोग्राम में तमाम अस्करी क़यादत, लीडरशिप मौजूद थी, सियासी क़यादत मौजूद थी और उसमें जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का खिताब है जो इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से, ये मैं समझता हूँ एक बड़ा ऐलान था और हुकूमत संजीदा है। हुकूमत बातचीत का जो दरवाज़ा पहले भी खोल रखा है, अभी भी खोल दिया है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों, मेरी ज़ाती राय है कि ये डेडलॉक अब ख़त्म होने जा रहा है। बातचीत का जो पार्लियामेंट में जो PTI की शक्ल में आज़ाद हो या किसी भी शक्ल में, तो उनसे बातचीत होगी और जो भी कौमी मामलात हैं, जो भी इत्तेफाक राय, हमारी हमेशा कोशिश लीडरशिप की रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन लीडर थे तब भी इनको कहते थे आए मीसा के मईशत करें। फिर आपने देखा जब भारत का जब ये जंग मुसल्लत की गई तब भी हमारी लीडरशिप ने कौमी सोच और सबको साथ लेकर चले और एक इत्तेफाक राय, पूरी कौम जुड़ी हुई। तो मैं समझता हूँ ये जो अब भारत को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान है, एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया है। तो हम सियासी इस्तेकाम के लिए तमाम जमातों से बशमूल PTI से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बातचीत की बात की है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल वर्कर के आइंदा जो है, जो PTI पार्लियामेंट के अंदर है, वो उससे हमारी बातचीत का आगाज़ ज़रूर होगा। सही, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल जी, और ये वैसे उन्होंने सही कहा उज़ैर कि इस जंग को जीतने के बाद कुछ अलग ही मज़ा है और कुछ अलग ही तब्दीली है। तो थोड़ा सा हम भी प्रोग्राम में तब्दीली लेकर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि बरे-सगीर के अजीम शायर अहमद फराज को हमसे बिछड़े 17 साल बीत गए हैं। मोहब्बत और इनकलाब की खुशबू से लबरेज उनकी शायरी आज भी दिलों को छू लेती है। 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा होने वाले अहमद फराज ने तन्हा से अपने अदबी सफ़र का आगाज़ किया और फिर उन्होंने शब खून, मेरे ख्वाब, रेज़ा रेज़ा जैसे शहरा आफाक मजमूए उर्दू अदब को दिए, जो कि आज भी तमाम लोगों के दिलों में ज़िंदा है और जब आप उनको सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। बिल्कुल जी, और अहमद फराज की गज़लें और नज़में ग़ुलाम अली, मेहदी हसन, नूर जहाँ और जगजीत सिंह की आवाज़ में अमर हो गई हमेशा के लिए। 6 दहाइयों पर मुहित अदबी ज़िंदगी में फराज ने उर्दू शायरी को नई पहचान बख्शी और इन्हीं खिदमात पर सितारा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाज़ात हासिल किए। 25 अगस्त 2008 को अहमद फराज इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनका कलाम आज भी रोशनी का मीनार है। बिल्कुल सही बात है जी, उनकी जो शायरी थी उसका सहर तो आज भी जारी है। और वही बात है कि इंसान चला भी जाए, उसका जो काम होता है, उसका कलाम होता है, वो दिलों में जिंदा रहता है और यही आपके काम की खूबसूरती होती है। इधर मेरे ख्याल में ज़हर एक हम लोग ब्रेक शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत कुछ खास होने वाला है। आपका हफ्ता कैसा गुजरने वाला है ये भी आपको बताएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे वंस अगेन नाज़रीन। और वक्त के साथ ज़िंदगी बदलती रहती है, हर नया दिन अपने साथ खुशियाँ, उम्मीदें और कभी कभी आजमाइशें भी लेकर आता है। अक्सर लोगों में ये तजस्सुस पाया जाता है और वो जानना चाहते हैं कि उनके आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ये एक सस्पेंस की तरह होता है लाइफ में।
गैब का इल्म तो अल्लाह ताला ही जानता है, मगर टैरो कार्ड सदियों पुराना एक दिलचस्प इल्म है जो तस्वीरों और अलामतों के जरिए माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में इशारे देता है। ये किस्मत बदलने का नहीं बल्कि हमारी सोच, फैसलों और रास्तों को बेहतर तौर पर समझने का जरिया है। तो इस हफ्ते टैरो कार्ड्स की दुनिया में क्या होने वाला है और वो क्या मंजरकशी कर रहे हैं, इस पर आज हम जानेंगे मारूफ टैरो कार्ड रीडर दाऊद अहमद दाऊद से, जो कि स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब, आपको वेलकम कहेंगे और आगाज करेंगे एरीज से। सबसे पहले आपका शुक्रिया। और ये वीक बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लेकर आ रहा है जी। 4 बुरूज तो किस्मत बदलने की तरफ जा ही रहे हैं, लेकिन कुछ बुरूज को एहतियात भी करना है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एरीज बुर्ज हमल वालों की। एरीज वालों के लिए इस वीक में कुछ नया बिल्कुल जी आगाज हो रहा है एरीज वालों के लिए, और बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस नजर आता है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो चेंज है जनाब, ये पॉजिटिव चेंज नजर आता है। और मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को अपने मामला से मुतल्लिका। हेल्थ की बात करूं तो ज़बरदस्त सेहत, और जनाब एजुकेशन आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग जो है वो कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए या हय्यू या कयूम, और मैसेज आप लोगों के लिए है इफ़ यू बिलीव। तो जनाब ये तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आ रहा है। अच्छा, और नेक्स्ट टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा? टॉरस वालों के लिए इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो 3 कार्ड की एनर्जी से टॉरस क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये आगाज में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, सोचों का प्रेशर, और थोड़ा सा जो है ज़्यादा सोच आपके मामला डिस्टर्ब कर सकती है। मामलात में बेहतरी 50-50 है, लेकिन अपनी बातें अपने तक रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए आपको अपने जॉब और बिजनेस से मुतल्लिका आयत करीमा 21 टाइम रोज़ाना पढ़ना चाहिए। हेल्प आएगी अल्लाह ताला की तरफ से। मोहब्बत की बात करूं तो बहुत अच्छी है एनर्जी आप लोगों की, अपने वालिदैन और पेरेंट्स को साथ लेकर चलें। हेल्थ की बात करूं तो अच्छी सेहत, और एजुकेशन में प्रॉब्लम तलबा तालबात के लिए, और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम का वेद। और मैसेज है आप लोगों के लिए इस वीक का, अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए मेडिटेशन को ज़रूर करें। नेक्स्ट है जनाब जमनाए वाले को क्या नजर आती है एनर्जी बुर्ज जोधा वालों की। तो बुर्ज जोधा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, देखें दी लवर्स का कार्ड है, प्यार मोहब्बत और लोगों के साथ ताल्लुकात में इजाफा, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। पुरसकून तरीके से अपने मामलात को लेकर चलेंगे और क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत से मामला से मुतल्लिका आपका डिटर्मिनेशन बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। जॉब और बिजनेस की बात करूँ, प्रेशर ना लें, प्रेशर आपके मामलात को ख़राब कर सकता है। चाहे कहीं कोई भी माहौल हो तो प्रेशर नहीं लेना आप लोगों ने। और जनाब यहाँ पे मैरिज और रिलेशन अखराजात को थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने रिलेशन से मुतल्लिका मामलात में। हेल्थ जो है वो आपकी डिस्टर्ब है, अपनी सेहत का ख्याल करें। एजुकेशन की बात करें तो प्रॉब्लम नज़र आती है। ट्रैवल आप लोग ना करें, बेहतर रहेगा। और सलामन कॉलर में रब्बे रहीम 41 टाइम रोजाना अच्छी एनर्जी आपको देकर जाएगा। कैंसर वालों का ये हफ्ता। हाँ जी, कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है कैंसर वालों के साथ। देखें जी, बड़ी बड़ी पॉजिटिव खबरें, और ये वीक खबरों वाला समझ लें। ख्वाब आ सकता है, रूहानियत बढ़ सकती है। अच्छा जी, माली तौर पे कुछ चीज़ें आपकी चेंज हो सकती हैं। माली मामलात को आप ज़रूर देखिएगा। चेंज है जी यहाँ पे, ये माली मामला से मुतल्लिका ही चेंज आप अच्छा चेंज है, पूरा चेंज है जी। डेथ कार्ड है, इसमें चेंजिंग आती है। जॉब और बिजनेस में थोड़ा सा लोगों के ऊपर भरोसा ना करें, सोच समझ के फैसले करें। मैरिज और रिलेशन जो है उसमें कोई जिनके शादी रिश्ते नहीं हुए उनको कोई रिश्ता, या जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम है, बेहतरी के मामला नजर आते हैं। हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में भी हेल्प है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, खासकर आउट ऑफ कंट्री का। और पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर रोजाना 100 टाइम बहुत अच्छी करेगा। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो क्या होने जा रहा है। लियो वालों को एहतियात करना चाहिए, किसी बात को दिल पर ना लें। नेगेटिविटी नजर आती है, डिसहार्ड नजर आते हैं। मामलात में कुछ थोड़ा सा गैप और डिले, और मामला सही नहीं यानी रुके हुए नजर आते हैं। जॉब और बिजनेस की बात करूँ तो जॉब और बिजनेस में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी किसी के साथ, पैसे जो है वो नहीं किसी को उधार दे देने। और मोहब्बत की बात करूं तो जज्बाती नहीं होना। हेल्थ आप लोगों की बेहतर है। एजुकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड तलबा तालबात को हो जाना चाहिए, ट्रैवल कर लेना चाहिए। और पढ़ने के लिए सूरह नास 41 टाइम रोज़ाना अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं।
देखिए आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है, ऑप्शंस हैं, कामयाबी है, बट आप डबल माइंडेड नज़र आते हैं। आप डबल माइंडेड हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इस वीक में, कोई ख़ास डिसीजन भी नज़र आता है। जैसा कि जॉब और बिजनेस में बहुत अच्छी मदद है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में फ़ायदा मिलेगा आपको, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। एजुकेशन, तलबा तालबात की देखें आप अपनी तालीम में फ़ोकस बेहतर करें, रबी ज़िदनी इल्मा का विर्द ज़्यादा रखें ताकि आपका इल्म बेहतर हो। ट्रैवल कर लेना चाहिए और पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी 21 टाइम रोज़ाना। सही। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वालों को इस वीक में ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा अच्छे मौके नज़र आएंगे, कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प, कामयाबी, और यहाँ पे जिम्मेदारियों का बोझ, बहुत ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि पुराने काम होते हुए नज़र आ रहे हैं और मौजूदा कामों में भी आपको बड़ा बूस्ट मिलेगा। जॉब और बिज़नेस की बात करूँ तो जॉब और बिज़नेस में प्लानिंग, आने वाले वक्त की मुस्तकबिल की लंबी प्लानिंग चलेगी। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में एहतियात, यहाँ पे ज़ुबान से निकले गए अल्फाज आपके रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं। हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन में प्रॉब्लम, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं, कोई मजहबी ट्रैवल, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 41 टाइम। स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो स्कॉर्पियो वालों के लिए वीक पार्टनरशिप लग सकती है, किसी के साथ आप मामलात को बढ़ा के चला सकते हैं। सॉलिड फैसले, पुराने काम, वालिदैन को साथ लेना है, रूहानियत से हेल्प लेनी है। अच्छा जी, मायूसी हो सकती है एंड ऑफ द वीक में, नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। जॉब और बिजनेस प्रॉब्लम हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। और मैरिज और रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ आप लोगों की इस वीक में बहुत बेहतर है। एजुकेशन की अच्छी एनर्जी है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम बरहमतिक अस्तगीथ 41 टाइम ज़बरदस्त। सैजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो सैजिटेरियस वाले क्वीन ऑफ कप, आगाज़ बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव। वाइट कलर का इस्तेमाल, वाइट ही कपड़े पहन के जाएँ, अच्छी एनर्जी लेंगे। कामों में लगे हुए नज़र आते हैं और काम कर भी रहे हैं, लेकिन इस वीक में डेवल यानी कि नज़र, बुग़्ज़, हसद का सामना करना पड़ सकता है। जॉब और बिज़नेस की बात करूं तो जॉब और बिज़नेस में नेगेटिविटी, इसलिए आपने यहाँ पे या वहाब या रज़ाक का विर्द कसरत से रखना है। मैरिज और रिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन में भी कामयाबी है। ट्रैवल आप अभी ना कीजिएगा और पढ़ने के लिए या सलाम का विर्द बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें कि कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, एनर्जी क्या नज़र आती है तो 3 कार्ड की एनर्जी से कैप्रिकॉर्न वाले क्या करें। अच्छा, बहुत अच्छी एनर्जी है जी कैप्रिकॉर्न वालों की। बड़े देर से आपके जो मामला रुके हुए थे, अब चेंज आएगा। चेंज इस बात से कि आप अपने कैरियर से मुतल्लिक़ बड़े सीरियस और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुके हैं। अब आपने फैसले बड़े बड़े करने की ठान ली है। जॉब और बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। अब आप अपने जॉब और बिजनेस में बड़ी पावरफुल एनर्जी देखेंगे। मोहब्बत की बात करें तो अभी मोहब्बत के मुतल्लिक़ वो कहते हैं ना कि अभी इश्क अंधा है, कोई इसी तरह की बात है। कोई ख़बर ऐसी मिलेगी जिसके आपके मोहब्बत से मुतल्लिक़ आपको कुछ चीज़ें चेंज नज़र आएंगी। हेल्थ ज़बरदस्त है। एजुकेशन में प्रॉब्लम है। ट्रैवल आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं और पढ़ने के लिए आप सूरह फलक 41 टाइम ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आएगा। ज़बरदस्त। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बहुत अच्छी एनर्जी है जी एक्वेरियस वालों की। कामयाबी मिलेगी, कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प है। जी और जी नदों पे चलने वाले लोग इस वीक में ज़्यादा कामयाबियां समेटेंगे और कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प आएगी। अच्छा जी, डबल माइंडेड तो हैं किसी बात को लेकर, ये आप डबल माइंडेड को डिसीजन लेना चाह रहे हैं इस वीक में, इसलिए आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं। जॉब और बिजनेस की बात करें, बहुत अच्छी एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पैसे आएंगे, पैसों से मुतल्लिक़ आप तैयारी रखें। और मैरिज और रिलेशन कामयाब रहेगा। हेल्थ आपकी रूहानी सेहत बेहतर करें, उससे बहुत ज़बरदस्त हेल्प आएगी। एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए आयतुल कुर्सी 21 टाइम पानी पे दम करके। स्पाइसेस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक देखें जी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नज़र आती है। आगाज़ नेगेटिविटी के साथ हो रहा है। स्पाइसेस वाले परेशान हैं किसी बात को लेकर क्योंकि काम होते होते रुक रहे हैं, इसलिए आपको बेहतरीन प्लानिंग की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि लोग आपकी टांगें खींचने वाले मौजूद होते हैं, लेकिन आप कामयाब होंगे क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़बरदस्त और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग। जॉब और बिजनेस कामों में लगे रहते हैं और कामों में लगे रहने से ही आपको फ़ायदा है। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत ही लवर्स लोग, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग आपके साथ मौजूद होते हैं। फ़ायदा आपको। हेल्थ की बात करें तो ज़बरदस्त सेहत, एजुकेशन में हेल्प,
ट्रैवल आप लोग सोच समझ के कीजिएगा और पढ़ने के लिए सलामुन कौलन में रब्बे रहीम 100 टाइम रोजाना। बहुत शुक्रिया जबरदस्त, आपका बहुत दाऊद साहब, शुक्रिया दाऊद आपकी साहब। आमद का। और आपने 12 के फटाफट बता 12 दिए सितारे सब। जो हैं वो बहुत जल्दी आपने वाइंड अप किए, लोगों को बता भी दिए। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी प्रोग्राम में आपको बताते चले, सेहत के हवाले से बात करेंगे तो इंसान की ज़िंदगी में ग़ज़ा की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये वो अजीम नेमत है जो ना सिर्फ हमारे जिस्म की नशोनुमा करती है बल्कि ज़िंदगी को कायमो दायम रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन दीन इस्लाम की ख़ास बात यह है कि उसने हमें ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई दी है, हत्ता के खाने पीने के आदाब भी बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें बताए हैं। अगर हम दीन इस्लाम के बताए गए सुनहरी उसूलों के मुताबिक खाएं और पिएं तो यही खुराक हमारे लिए सेहत, ताकत और सुकून कल्ब का बायस बन जाती है। जी। लेकिन अगर हम लापरवाही, बेहतियाती और गैर महज़ब तरीका अपनाएं तो यही खुराक जो अल्लाह ताला की नेमत है और तवानाई का जरिया है, ये हमारे लिए बीमारियों और कमज़ोरी का बायस बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। और इस्लाम में खाना खाने के तरीके से मुतालिक क्या अहकामात जारी किए गए हैं, खुराक और ग़ज़ा को किस तरह सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत बनाया जा सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेचुरोपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे और हमें ये बताएगा कि बचपन से खाना खाना के आदाब हम पढ़ते आ रहे हैं मगर इस पर अमल कम ही देखने को मिलता है। सबसे पहले तो ये बताएगा कि दीन इस्लाम में खाने पीने के जो आदाब बताए गए हैं वो इंसानी सेहत पर किस तरह और कितना असर डालते हैं। और आप भी माशाल्लाह उम्रे के लिए इस वक्त मौजूद हैं खाना काबा में, तो आपको उसकी भी बहुत मुबारकबाद हो। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और सुनो टीवी का खास तौर पे मैं मशकूर हूँ। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस को, उसवा हसना को ही हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब खाने पीने के हमें बताए उसके हवाले से ही मैं कुछ गुजारिशात पेश करूंगा ताकि बैक टू नेचर, हमें फितरत और नेचर की तरफ वापस लौटना है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि फितरतल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली, छेड़खानी ना करना, यही सीधा दीन है। मगर बहुत से लोग नहीं जानते, तो जो नहीं जानते उन तक हम यही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। खाने के आदाब अगर हम देखते हैं उसवे हसना के मुताबिक, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो ये फरमाया कि हाथ अच्छी तरह धोकर जो है वो आपको खाना खाना है। इवन खाना खाने के बाद भी अगर आप रात को खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हाथ धोकर आप जो है वो फिर सोएं, क्योंकि आपके हाथ के साथ कोई सालन या कोई चिकनाई लगी हुई हो तो आपको कोई भी चींटियां, चूहे या कोई चीज काट सकती है, तो उससे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है ना वो तालीम या रहनुमाई फरमाई है। फिर आपने फरमाया कि जूते उतार कर और बैठ कर जो है वो खाना खाना चाहिए। बैठने के आदाब भी बताए गए कि हमारा जो है अत्ताहियात की शक्ल में बैठें और जो हमारा सीधी वाली टांग है उसका घुटना ऊपर को खड़ा हो ताकि हमारे पेट के साथ वो लगा रहे और हम उतना खा सकें जितना कि हमारे पेट की जरूरत है। और इसके साथ एक और भी फायदा होता है कि हमें अपेंडिक्स वगैरह का जो इशू बनता है, अपेंडिसाइटिस जो होता है और बाद में अपेंडिक्स के ऑपरेशन करवाने पड़ते हैं, उससे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचने की बड़ी रहनुमाई जो है बड़ी वजाहत के साथ दी है। उसके बाद है फिर के चबा कर खाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने को आराम से पुरसुकून और खाने को एंजॉय करते हुए यानी लुत्फ लेते हुए आपने खाने को जो है वो लेना है और चबा चबा कर आराम और सुकून के साथ खाना है कि आप इतना चबाएं कि खाना है वो आपके ये जो मुंह है उसके अंदर स्लाइवा टाइप बन जाए, यानी जूस टाइप उसका बने, फिर आप उसको निगलें। और बहुत सारे इन मेडिकली अगर हम इसको देखते हैं तो बहुत सारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो मुंह में आकर उसको जो है वो शामिल होते हैं, इस खुराक को वेलकम करते हुए प्रोटोकॉल के साथ लेकर जाते हैं। खुराक हमारी हजम होती है, मैदा हमारा ठीक रहता है, जिगर हमारा ठीक रहता है और बिल्कुल बहुत सारे जो हैं इसके फायदे हैं अगर इस पर अमल किया जाए। डॉक्टर साहब जरा ये भी कहिएगा कि हदीस मुबारक में आता है कि पेट को 1/3 खाने, 1/3 पानी और 1/3 सांस के लिए रखो। इस सुनहरी उसूल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, जरा उनको भी एक्सप्लेन कीजिएगा। सर इसका ये फायदा है कि हमारे यहाँ जो गैसेज, एसिडिटी, तजाबियत होती है वो नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि इसको कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू
खाओ पियो और इसराफात से तजावज न करो। और इसी मदीना शरीफ में यहीं पे रोजा रसूल पे जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे सहाबा ने पूछा या रसूल सल्लम ये इसराफ हाथ से तजावज हमें कैसे पता चलेगा? तो आपने फरमाया कि मोमिन जो है वो एक आंत भरता है और 6 आंतों को खाली रखता है, जबकि मुशरिक जो है वो 7 आंतों को भरता है, जिससे न सिर्फ शहवत का वो गलबा बल्कि बहुत सारी बीमारियों का सबब भी बनता है। तो हमें उसवा हसना की तर्ज जिंदगी जो है हमें उसको जो है वो अपनाना पड़ेगा। ये हम जो जानवरों की तरह से खाते हैं और हर वक्त खाते रहते हैं, उससे हमें अपने आप को बचाना है। और जूते उतारने का भी जो हुक्म दिया गया वो भी बड़ी कमाल की चीज है उसके पीछे भी, कि आप जब जूते उतार कर अपने पाँव जमीन के साथ टच करते हैं और बैठ कर खाते हैं और आपके वो जो नर्वस सिस्टम से करंट निकलता है और आपकी पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है और जमीन के साथ अर्थ करता है, उसका भी बड़ा जरूरी है। फिर गरम गरम खाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ममानत फरमाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब भी खाना रखा जाता तो आप उस खाने को जब तक उसमें से सेक या धुआं या भाप निकल रही होती थी उस वक्त तक आप खाने को हाथ भी नहीं लगाते थे। और यहाँ अब हम देख लें कि हम कहते हैं कि रोटी नान जो भी हम खा रहे होते हैं हम कहते हैं ये लैंदियां होनी चाहिए खाना। सही बात है। और मेहरवी साहब अगर आप इस पर भी थोड़ी सी कमेंट हमें कर दें कि जब हम खाने की बात तो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लोग खा लेते हैं और स्पेस रख के मैदे में नहीं खाते, बस खाई जाते हैं दबा के, पानी पीने का भी इस्लाम ने बैठकर और 3 सांस में पानी पीने की हिदायत की है, और इसका साइंसी और तिब्बी फायदा क्या है ये भी कहिएगा। और जो लोग खाने के फौरन बाद 3-3 गिलास 2-2 गिलास पानी पीते हैं उससे भी इज्तनाब का कहा गया है, तो थोड़ा इस बारे में भी आप अगर डिटेल्स शेयर करते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये है कि पहली बात तो ये कि बूफे सिस्टम को भी इज्तनाब करवाया गया कि बूफे सिस्टम जो आजकल हमारे यहाँ बना हुआ है, रवाज बना हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वक्त में 1 सालन यानी सिंगल डिश की बात की, फिर साहबा के इंसिस्ट करने पर रिक्वेस्ट के ऊपर आपने 2 और 3 सालन यानी 2-3 डिशेस की बात की और उसके बाद इसराफ का हुक्म फरमा दिया। पानी जो है वो खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले जो है वो पानी पीना चाहिए और गर्म करके चुस्कियां लेकर पानी जो है वो पीना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पानी चुस्कियां लेकर पियो। अच्छा। तो चुस्की गर्म पानी की आएगी, ताजा और ठंडे की नहीं आ सकती। और फिर उसके बाद जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाने के साथ पानी जो है वो नहीं लेना, और आखिर में तो किसी भी सूरत में नहीं लेना। अगर कहीं कोई लुकमा अटक रहा है, कोई मिर्ची लग जाए तो आप 1 आध घूंट सिर्फ ले सकते हैं, वो भी उस सूरत में। अदर देन आप जो है वो पानी जो है वो खाने के साथ नहीं लें और खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है वो लेना चाहिए। जमील साहब, खाने की अगर टाइमिंग के हवाले से बात करें तो खाने के जो औकात हैं इनका इंसानी सेहत से क्या ताल्लुक है? क्या वक्त पर खाने से वाकई जिस्म मजबूत रहता है, और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए खाना खाने की? आप सर, टाइम एज मेडिसिन जो होता है ना, वो मैंने फार्मूला अभी पूरी दुनिया को दिया है कि टाइम एज मेडिसिन। आप देख लें कि रमजान हमें 2 टाइम खाना की जो है वो तलकीन करता है कि एक दफा सुबह नाश्ता और एक दफा शाम का खाना है। रमजान में भी सहरी और अफ्तारी की बात है। जन्नत के अंदर भी अल्लाह ताला ने 2 टाइम खाना खाने की बताया है कि अल्लाह ताला जन्नत में भी जन्नतियों को सिर्फ 2 टाइम खाना देगा, सुबह और शाम। उनको मुसलसल मिलेगा उनका रिज़्क। तो बात यह है कि 3 घंटे खुराक हमारे मैदे में रहती है, 4 घंटे छोटी आंत में, 5 घंटे बड़ी आंत में, तो 5, 4, 9 और 3 12 घंटे का ठीक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मेहरवी साहब कि हमें इस्लाम में भी ये प्रोसेस होना चाहिए कि हम 2 टाइम का खाना खाएं, और उसमें बात आ जाती है उज़ैर कि वो खाना जड़ा खाना है अन्नी नहीं पानी इत्दाल का दामन रवि रख के खाना खाने के, आप जो भी 2 पोर्शन खाने के खा रहे हैं उनमें इतना ज्यादा फूड इनटेक मत करें कि वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट ही ना हो सके, आप कामों पर उस तरह से फोकस ना कर सके। जमील मेहरवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल में उन्होंने इस्लामिक पहलू क्या है ग़ज़ाओं को इस्तेमाल करने का, पानी को पीने का, वो मैं बताया। बहुत और फिर एक जुमला तो वो है ही ना कि आपने जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। इसी बात के साथ हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।